वैल्यूएशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट। तो 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान के केस में भी डेटा पे आप अप्लाई करके देखें पिछले 20-25 सालों में बड़ा अच्छा बैठता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी लेट्स से इंडिया के लेवल पे आ जाए। डिजिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, अनटैक्स्ड सेक्टर को टैक्स में लाने की ज़रूरत है। गाड़ियों में अगर अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में लेट्स से पीएचईवीज़ बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, तो कोई ऐसी कंपनी जिसके फ्यूचर में उसके पास पीएचईवीज़ है ही नहीं, तो वो आज तो शायद आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, लेकिन उसका बिज़नेस ही बिल्कुल चेंज हो जाना है। डर्ब्स का सिस्टम था, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम, उसने जो है एयरलिंक का पूरा बिज़नेस मॉडल जो है ना एक तरह से क्रिएट किया था। बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट तो बना रहे थे 60-70 बिलियन का, लेकिन उनका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 100-120 पे ट्रेड हो रहा था, क्योंकि असल में वो 4 पी पे चल रहे थे, लेकिन फिर जो लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट था वो माइनस हो रहा था। तो फर्स्ट तो वो एलिमिनेट हुआ। जब वो एलिमिनेट हुआ तो उसी से शेयर डबल हो गए सबके। ऑटो सेक्टर पे हम ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि ना ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना अगर आपके पास सही फ्रेमवर्क हो ना, विद मिनिमल वर्क आप बहुत अच्छा रिटर्न जो है ना कमा सकते हैं। ऑयल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमें दे दो, पैसे लेकिन मिलते नहीं हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ऑयल एंड गैस की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, और जब तक ये प्रॉब्लम नहीं होती थी ओजीडीसी बीपीएल के बड़े अच्छे रिटर्न्स थे। क्लासिक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ना पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। मेरी तरफ से एक छोटी-सी अपील भी है ऑडियंस के लिए। मैं नॉर्मली इस तरह की अपील करता नहीं हूँ, बट मैंने 1 घंटा हर रोज़ डेडिकेट किया हुआ है फॉर मेंटरिंग। कोई भी मेंटरिंग फॉर कॉज़ के थ्रू मीटिंग बुक कर सकता है मेरे साथ फ्री। उसमें 10 और भी मेंटर्स हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी एडवाइस मिल रही है कि आई शुड मेक एन अपील। मैं अपने गाँव में एक हेल्थ सेंटर बना ही लिया है एंड काफ़ी सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। वहाँ 2 डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ भी है और लोग भी हैं और 1 महीने में हमने ऑलमोस्ट कोई 1300 जो पेशेंट्स हैं उनको सर्व किया है। तो आप प्लीज़ kahoonfoundation.org की साइट चेक करें और जो ये हेल्थ सेंटर है, इकबाल मेमोरियल हेल्थ सेंटर, इसका जो पेज है वो है imhc.kahloonfoundation.org। उस पे चेक करें एंड जो हो सके अपनी तरफ से प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच खिज़र भाई। और आपने जो ये अपना नया इनिशिएटिव शेयर किया, इसको मैं फॉलो भी कर रहा था पिछले आई थिंक 1.5 साल पहले आपने स्टार्ट किया था। थोड़े महीने पहले आप गए भी थे जब वो कंप्लीट हो गया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से आप अपना टाइम भी जो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और पाकिस्तान में जिस तरह से हेल्थ के सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैं आपकी अपील जो है ना उसको जॉइन करूँगा, और सबसे भी कहूँगा कि आप जो है ज़रूर विज़िट करें, वेबसाइट देखें। अगर आप फुली सैटिस्फाइड हों तो ज़रूर इस कॉज़ के लिए जो है डोनेट भी करें, और अगर आप अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं तो उस तरीके से भी डोनेट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं खज़र भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ कैसा जा रहा है आपकी एडवाइज़री सर्विसेज़ और जो ट्रेनिंग आपने लॉन्च की थी, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमारा बल्कि 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है जिस दिन से हमें लाइसेंस मिला था। तो मतलब आप जितना सोच सकते थे ना उससे 10 टाइम्स पहला साल था। बहुत मेहनत भी की हम लोगों ने भी, सारे अपने प्रोसेसेस को बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया, और इंशाल्लाह सेकंड ईयर जो है प्लान्स हैं इसको और इम्प्रूव करेंगे। रहमान भाई, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो मेरा पहला क्वेश्चन अबाउट स्टॉक मार्केट। अभी आपने एक पॉडकास्ट भी की थी, क्या क्रैश आने वाला है? क्योंकि अगर हम इसको देखें स्टॉक मार्केट को, तो इंडेक्स इज़ वेरी हाई और बहुत वीक से एक ही साइड में है, साइडवेज चल रहा है और बहुत सारे लोग वरीड भी हैं कि यहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, ये अकोमोलेशन हो रही है या ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सो आपके ख़्याल में मार्केट में क्या चल रहा है आजकल?
चलें थोड़ी-सी इधर जो है ना पहले एक चीज़ सेट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें से थोड़ी-सी रिपिटिटिव भी होंगी बट आई वुड स्टिल लाइक टू रिपीट देम बिकॉज़ वो सही बातें हैं। और सही बातें जो उसमें से हैं वो ये है कि किसी भी चीज़ को देखने का तरीका अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इवन 1-2 साल के लिए भी अगर देख रहे हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देखते कि वो पिछले 1 साल में कितना बढ़ा है। अगर आपने देखना है कोई चीज़ जो है थोड़ी-सी ज़्यादा अपनी वैल्यू से बढ़ गई है, तो आप हमेशा उसको चेक करेंगे कि वो अपनी फेयर वैल्यू से कितनी दूर है। तो अगर हम पूरी स्टॉक मार्केट की बात करें, सारी एवरेज कंपनीज़ की बात करें, तो फिर पी रेशो में कुछ मसले होते हैं। कभी-कभी कुछ कंपनीज़ की अर्निंग्स जो नज़र आ रही होती है वो रियल नहीं होती। बट जब आप उसको 100 कंपनीज़, 50 कंपनीज़ पे अप्लाई करते हैं ना, तो पी रेशो एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी पी रेशो तकरीबन 6 पे है और एक ग्लोबल बड़ा एक रिनाउंड क्योंकि वैल्यूएशन में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट। तो 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान के केस में भी डेटा पे आप अप्लाई करके देखें पिछले 20-25 सालों में बड़ा अच्छा बैठता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप आज भी अंडर वैल्यूड हैं। कंपनीज़ की अर्निंग्स जो हैं फ्यूचर में इंक्रीज़ हो रही हैं और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने के चांसेज़ हैं। तो जितना भी जो भी चीज़ें पाकिस्तान के मैक्रो साइकिल में इम्पोर्टेंट होती है ना वो सारी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है। अब बहुत ज़्यादा लोग इसको कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान का इंडेक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया, अब अगर इसको मज़ीद बढ़ना है ना, जैसे मैंने भी आपके 1-2 पॉडकास्ट सुने थे, उसमें था कि अब अगर मज़ीद बढ़ना है तो फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, प्राइवेटाइज़ेशन की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी लेट्स से इंडिया के लेवल पे आ जाए, डिजिटलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है, अनटैक्स्ड सेक्टर को टैक्स में लाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इससे पाकिस्तान को बिल्कुल करना भी चाहिए, बहुत फ़ायदा भी होगा। लेकिन हम अगर अपनी एवरेज पे जाने की बात कर रहे हैं कि जो हमारा एवरेज पी रेशो 8 टू 9 का होता है, उन सब चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पहले भी आपने नहीं की, इस दफ़ा भी अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ़ ये जो इंटरेस्ट रेट्स और फेयर वैल्यूएशन तक पहुँचने भी आप 8-9 पी रेशो पे पहुँच जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करने लग जाएँ ना, तो फिर मोस्ट प्रोबब्ली आप 10 से भी ऊपर चले जाएँगे। फिर तो आपने अपना मुल्क ही पूरा ठीक कर लिया ना एक तरह से। और फिर जो हम जैसे कंपेयर करते हैं इंडिया में पी रेशो इस तरह से चल रहा है, दूसरे मुल्कों में इस तरीके से चल रहा है। तो अप टिल 8 टू 9 पी रेशो आई थिंक हम बगैर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के भी जा सकते हैं। अब इधर सिर्फ़ एक स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की बात हो रही है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 1-2 साल और जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जो है वो बैक बर्नर पे रख देना चाहिए। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे सही तरीके से तो मोस्ट प्रोबब्ली आपके पी रेशियोज़ डबल डिजिट में जाएँगे। रहमान भाई, मैंने भी 1-2 बार पॉडकास्ट में डिस्कशन की है डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ कि कौन से पाकिस्तान में ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए टू अंडरस्टैंड हमारे जो नोटोरियस हैं बूम एंड बस्ट साइकिल्स और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या कहते हैं? कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करने चाहिए? देखिए, इसमें 4 सबसे इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान में और शायद 5वाँ कोई भी ऐसा है ही नहीं जिसकी इम्पोर्टेंस हो। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स जो कि एक तरह से जब आप कंपनी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखना होता है कि इस कंपनी के मैं आज एक तरह से ओनर बन रहा हूँ ना, तो आज मैंने शेयर खरीद लिया, अब फ्यूचर में ये जितनी भी अर्निंग्स करेगा ना, वो एक तरह से मेरी हो गई। तो एक कंपनी की फेयर वैल्यू है नेट प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर अर्निंग्स। तो उसमें इंटरेस्ट रेट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे, तो जो पैसे आपको 4 साल बाद मिलते हैं ना, उसकी आज की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट रेट। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कंपनीज़ की नेट प्रेज़ेंट वैल्यू को नीचे लेकर आता है। दूसरा समझने का तरीका होता है कि लोग जो है अपने ऑप्शंस देख रहे होते हैं कि मैं फ़िक्स्ड इनकम में लगा दूँ या मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूँ। तो जब फ़िक्स्ड इनकम का रिटर्न कम होता है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाते हैं। दोनों में एंड रिज़ल्ट सेम ही होता है। इंटरेस्ट रेट बहुत पावरफुल होते हैं, इट्स लाइक ग्रेविटी, जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे, उतने स्टॉक की प्राइसेज़ कम होंगी। दूसरा फिर होता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी सरप्लस है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट ने जो बोरिंग की हुई है ना, उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हटा दें, तो फिर आपके खर्चे बैलेंस हैं कि नहीं। इससे जो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी एक तरह से कंट्रोल में रहती है। उसके अलावा अगर आपका ये इंडिकेटर ठीक जा रहा हो ना, इसका मतलब है कि आपकी जो फिस्कल इनडिसिप्लिन है वो ख़त्म हो गया। यानी कि आप बिला वजह की सब्सिडीज़ और मनी प्रिंटिंग नहीं कर रहे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। और ये जो पिछले 2 साल में एकदम से इन्फ्लेशन नीचे आई है, इसका आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो प्राइमरी सरप्लस ही है।
डिमांड एक तरह से आपकी थोड़ी-सी कंट्रोल रहती है। आप बिला वजह जो है पैसे ज़ाया नहीं करते और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे फिर हमारा आ जाता है करंट अकाउंट डेफ़िसिट। अब कोई ऐसा मुल्क जिसकी पहले ही डॉलर की शॉर्टेज हो, तो उसमें डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं या ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो डिटरमिन करेगा कि उसकी करेंसी कितनी सही है। दूसरा एंगल फिर ये भी होता है कि अगर डॉलर बढ़ने लग जाए तो फिर डॉलर की तरफ चले जाते हैं, वो भी एक फ़िक्स्ड इनकम की तरह एक अल्टरनेटिव एसेट क्लास है, तो वो भी बिल्कुल ठीक जा रहा है। 1 महीने में करंट अकाउंट डेफ़िसिट आया था, लेकिन फिर से जो है वो उसको बैलेंस पे ले आते हैं। और जिस तरीके से स्टेट बैंक सारी चीज़ें कर रहा है, तो उससे तो लगता है इन्फ्लेशन तो शायद कोई चौथे नंबर पे आता है उनकी प्रायोरिटीज़ में। नंबर 1 चीज़ जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट ही है, एंड राइटली सो। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इन तीनों चीज़ों को भी एक तरह से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करता है, वो आईएमएफ। आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर आप रहते हैं, तो फिस्कल डिसिप्लिन भी रहता है। आईएमएफ प्रोग्राम का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अगले साल में आपको डॉलर्स कितने चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आईएमएफ आपको लोन ही नहीं देगा। तो उससे करंट अकाउंट डेफ़िसिट भी कंट्रोल में रहता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपने ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट का पी रेशो क्या होगा। हर कंपनी के लिए कौन-सा इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है, वो फिर दूसरी चीज़ों में आ जाता है। अगर आप इंडस्ट्री में आ जाएँगे तो एलएसएम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीमेंट सेक्टर में आ जाएँगे तो सीमेंट सेक्टर की सेल इम्पोर्टेंट हो जाती है। कभी-कभी सेल हो रही होती है लेकिन प्रॉफ़िट नहीं होता। जैसे स्टील सेक्टर में 1 साल बाद शायद सेल इम्प्रूव हो जाए लेकिन प्रॉफ़िट नहीं है, तो अर्निंग पावर की भी एबिलिटी होती है। तो मैक्रो लेवल पे ये 4 इंडिकेटर्स हैं, माइक्रो लेवल पे उस कंपनी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी वो इम्पोर्टेंट है। रहमान भाई, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग? और हम किस तरह मल्टी बैगर्स पाकिस्तान में आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, मल्टी बैगर्स जो है ना उनका बिज़नेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। अगर बिज़नेस मॉडल अच्छा होगा ना तो वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करेगा। अगर उनका बिज़नेस मॉडल अच्छा नहीं होगा, किसी वजह से कंपनी लेट्स से सस्ती मिल रही थी, कोई उसमें टर्न अराउंड हो रहा है, तो वो 1-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। वो फिर उसके बाद जो उसका इफेक्टिव फिज़ल आउट हो जाएगा। तो बिज़नेस मॉडल अच्छा होने की डेफ़िनिशन है कि उस बिज़नेस में अगर आप पैसे लगाएँ ना, तो उस पैसे पे रिटर्न अच्छा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं उस बिज़नेस में ₹100 डालता हूँ ना, तो मुझे कोई ₹25-30 प्रॉफ़िट मिले। तो जो कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस हैं, उसमें फिर प्रॉफ़िट भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो मल्टी बैगर बने। तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। एसेट की जो है कॉस्ट कितनी है, यानी कि आप जो प्लांट लगाते हैं वो कितना महँगा आता है, और दूसरा कि आपका कैश साइकिल क्या है। बिज़नेस बड़ा करने के लिए आपको अपनी तरफ से कैश डालने की ज़रूरत है कि नहीं? तो अगर आपका नेगेटिव कैश साइकिल है, जैसे एप्पल जो है आईफ़ोन लॉन्च करता है, और 3 महीने बाद भी जिसको आईफ़ोन मिलना होता है ना, वो उससे पैसे पहले दिन ले लेते हैं। यानी कि उनको अपना बिज़नेस बड़ा करने के लिए, यानी कि किसी साल में अगर उनका आईफ़ोन ज़्यादा हिट हो गया और डबल सेल हो गई पिछले साल से, तो उनको कोई पैसे नहीं चाहिए एडिशनल उस बिज़नेस को चलाने के लिए। लोग पहले एडवांस में पैसे देंगे, उस पे वो उनको सेल करेंगे और उनका प्रॉफ़िट डबल हो जाएगा। जो बिज़नेस ऐसे होते हैं ना जिसमें आप पहले प्रोडक्ट दे देते हैं, 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं, तो अगर आपने अपनी सेल डबल करनी है तो आपको पहले अपनी तरफ से वो क्रेडिट देना पड़ेगा। अब वो आपको बैंक से लेना पड़ेगा। तो बैलेंस्ड या फिर नेगेटिव कैश साइकिल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनना है। फिर इसमें मैनेजमेंट का भी रोल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग 3 स्टेप प्रोसेस जो है ना फ़ॉलो करते हैं। एक कंपनी आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि ये हमें लॉन्ग टर्म में 25-30% के कैगर पे ग्रोथ करके दे सकती है कि नहीं। फर्स्ट हम पूरा उसका बिज़नेस पढ़ते हैं और उसका आरओआईसी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कैश साइकिल भी आ जाता है, दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर हम चेक करते हैं कि ये कितना अंडर वैल्यूड है। यानी कि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 2 से 3 साल के लेवल पे इसकी फेयर प्राइस क्या बनती है, और अगर आज ये उससे हाफ़ से भी कम पे मिल रहा है तो हमारा 25% रिटर्न 3 साल में भी लॉक हो गया। और थर्ड स्टेप में फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमने देखा एक कंपनी फ्यूचर में भी अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म में 2-3 साल पे भी अच्छी लग रही है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने कोई गलती ना कर दी हो, इनका पिछले 20-25 साल का क्या रिकॉर्ड है। तो अगर ये तीनों स्टेप्स आपके टिक हो जाए ना, तो फिर आई थिंक 70, 80, 90% चांस हो जाते हैं कि ये फ्यूचर में भी आपको 25-30% रिटर्न देगा पर ईयर। अभी आपको कौन से सेक्टर्स या कौन सी कंपनीज़ ऐसी लग रही हैं जिनमें गुड पोटेंशियल है? तो कंपनीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का आप
ऑलमोस्ट हर सेक्टर ही अगर देख लें तो उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो भी बैंक जिसका करंट अकाउंट लेट्स से 35-40% से ऊपर होता है ना, उनका आरओआईसी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हो जाता है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में अगर आप देख लें, आजकल जो केपी में प्लांट्स हैं ना, उस पे जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रॉयल्टी नहीं लगी हुई, तो उनका प्रॉफिट पंजाब के प्लेयर से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये थीम था पिछले 6 महीने का या 9 महीने का, क्योंकि ये बजट में अप्लाई हुआ था, तो अब पूरा 1 साल इन कंपनीज़ ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बनाए हैं। अब आपने देखना होगा कि ये चीज़ अगले बजट में रिवर्स होती है कि नहीं। अगर तो ये रिवर्स नहीं होती तो फिर जितने भी केपी के प्लेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर में, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर ये रिवर्स हो जाती है तो फिर जो पंजाब के प्लेयर्स हैं एफिशिएंट वाले, जिसके अंदर मेपल लीफ भी आ जाता है, उसके अंदर एक एक तरह से फौजी सीमेंट भी आ सकता है। फौजी सीमेंट इज़ ऑलमोस्ट 50-50, एक प्लांट उनका जो है वो पंजाब, बल्कि 70-80% कैपेसिटी पंजाब में है और कुछ पोर्शन जो है ना वो केपी में है। बेस्ट वे भी 50-50 है। सो पंजाब बेस्ड प्लांट्स थोड़े से मतलब कि एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो तकरीबन 20 से 25% हो, तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आगे जो है सीमेंट में भी एक टर्न अराउंड नज़र आ रहा है। और भी बहुत कंपनीज़ होती हैं जो कि एज़ सच डिफरेंट सेक्टर्स में फॉल नहीं भी करती, बट वो जो हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है, अगर उसको फुलफ़िल कर रही हों, तो वो भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। रहमान भाई, इन्वेस्टर्स किस तरह अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कोई ऐसा क्राइटेरिया जो कि हमें नेवर कंप्रोमाइज करना चाहिए? खिदर भाई, इसमें तो फिर अगर आपने देखिए, अगर तो आपने 50% सक्सेस या 70% 65% सक्सेस रेशो पे चलना है ना, कि मैं स्टॉक आइडेंटिफाई करूं और उसका 60% चांस है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, वो अंडर वैल्यूड निकल आए असल में, तो फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। आप ये सारे रेशोज़ एनालिसिस कर सकते हैं, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके। लेकिन अगर आपने अपने इस सक्सेस रेशो को अबव 80 लेके जाना है, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो है कंपनी को फुली पढ़ें। उसका देखें कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चेंज हो गई जो उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की वजह से जो है उसकी प्राइस में इनबिल्ट है। यानी कि कंपनी बहुत सस्ती लग रही है, बट इट इज़ चीप फॉर अ रीज़न। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि डाई डाउन हो रही है। गाड़ियों में अगर अज़्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में लेट्स से पीएचईवीज़ बहुत ज़्यादा हिट हो जाती हैं, तो कोई ऐसी कंपनी जिसके फ्यूचर में उसके पास पीएचईवीज़ हैं ही नहीं, तो वो आज तो शायद आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, लेकिन उसका बिज़नेस ही बिल्कुल चेंज हो जाना है। इसी तरीके से कोई ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर जो चीज़ हो रही है, उसके हिसाब से बड़ी अच्छी प्लेस्ड है, तो वो आज आपको बहुत महँगी लग रही होगी, लेकिन उसकी फ्यूचर जो है वो उसकी प्राइस के अंदर आ रहा है। तो एंड में आपको पूरा ही बिज़नेस उसका समझना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड, जिसमें आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो ना कि नहीं ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, तो बेहतर है आप उसको फिर ना इन्वेस्ट करें उसमें। अभी थोड़ा जो सेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं रहमान भाई। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर कपल ऑफ सेक्टर्स। सो अगर हम टेक से स्टार्ट करें, तो ओवरऑल मेरा ख्याल है कोई लैक लस्टर सा ही रहा है। कभी आ जाती हैं उनमें स्पाइक्स वगैरह कुछ शेयर्स में, लेकिन ओवरऑल कोई इतना परफॉर्म नहीं किया जितना कि हम मार्केट में देख रहे हैं। बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स ने ऑलरेडी परफॉर्म किया। एक ये बता दें इसकी वजह, और दूसरा, टुंड्रा ने बाइंग स्टार्ट की हुई है एयरलिंक की। सो व्हाट फैक्टर्स लेड देम टू स्टार्ट बाइंग इन एयरलिंक? अच्छा, टेक सेक्टर पे मेरी जितनी भी कमेंट्री होगी ना, दैट विल मोस्टली बी अबाउट सिस्टम्स, क्योंकि उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं उन पे हो सकता है ये अप्लाई ना हो। सिस्टम्स थोड़े से उनकी जैसे मार्जिन्स होते थे, जो लेट्स से 100 रुपीज़ की सेल हुई, तो प्रॉफिट जो है वो 15 का बन रहा है या 20 का बन रहा है, वो उनका थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ है पिछले 2-3 सालों में। कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज़, लेकिन प्रॉफिट्स इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स थोड़े से डाउन है। इसके अलावा अगेन जब कोई चीज़ अ, अगर हम इसको ग्राफ पे कभी दिखा सकें ना, तो जो सिस्टम की आप समझे, मैं ये बनाता हूँ फिर आपको इसको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अ, अपनी जो उनकी ग्रोथ जा रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है बिल्कुल। यानी कि वो हर साल अपनी वैल्यू लेट्स से 25% बढ़ा रहे हैं। लेकिन पहले जो है ना उसकी वैल्यूएशन इतनी ऊपर चली गई थी
जो कि उसकी ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चली गई थी, यानी कि उसका पी रेशियो 20-25 पे चला गया था। तो अब वो जो है वो एक तरह से नॉर्मलाइज़ हो रहा है, कोई 12-15 की रेंज में आ रहा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अ, ओवर वैल्यूएशन इज़ बीइंग कॉट अप। नंबर 1 रीज़न इसका यही है। बाकी आप इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन नहीं हुई, इस वजह से थोड़ा-सा उनका प्रॉफ़िट कम हो गया, बट नंबर 1 रीज़न यही है कि प्राइसेज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी और इस वजह से अब जो उसकी एक्चुअल बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस है वो उसको कैच अप कर रही है। अच्छा, एयरलिंक में कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टुंड्रा को अट्रैक्ट किया है? टुंड्रा आई थिंक इस पे थोड़ा बेहतर बता सकते हैं कि एग्ज़ैक्ट किस वजह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ये डिसेंट, इनका भी कैश साइकिल डिसेंट होता है। इनको भी अपने जो इनके पेरेंट है ना शाओमी, उनकी तरफ से क्रेडिट मिलता है। सो जो भी ये मोबाइल फ़ोन्स सेल करते हैं अ, उसके हिसाब से इनको अच्छे मार्जिन मिल जाते हैं। अभी भी ये कंपनी जो है 30 से 40% कैपेसिटी पे ही चल रही है। यानी कि ये इससे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोबाइल फ़ोन्स भी बना सकते हैं। तो प्रॉफ़िट उससे भी इंक्रीज़ होंगे। इसके अलावा इन्होंने लैपटॉप्स भी स्टार्ट किए हैं। शाओमी कार ग्लोबली लॉन्च हुई है और अभी शायद पाकिस्तान में ना आए क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड मार्केट्स में है। बट ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको इसमें वैल्यू नज़र आ रही है। डिसेंट कंपनी है, बट इस पे हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है लकीली हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें कि ये कंपनी असल में बनी कैसे। पहले तो पाकिस्तान में सारे फ़ोन्स आते थे मतलब वो टैक्स पेड नहीं होते थे, आपका फ़ोन चल जाता था। तो जब से ये पाकिस्तान में सिस्टम लगा है ना कि आपका फ़ोन चलेगा ही नहीं, तो तब इस कंपनी का जो बिज़नेस है ना वो वायबल हुआ है। वरना तो एक टैक्स कंप्लायंट कंपनी एक इल्लीगल इंपोर्टर से कम्पीट ही नहीं कर सकती। जो उसने 15-17% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, वो तो उस टैक्स को अगर इंक्लूड कर देगी मोबाइल फ़ोन की प्राइस में, वो तो कभी अपना मोबाइल फ़ोन बेच ही नहीं सकती सही प्राइस पे। तो जो डर्ब्स का सिस्टम था, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम, उसने जो है एयरलिंक का पूरा बिज़नेस मॉडल जो है ना एक तरह से क्रिएट किया था। और अगर ये अप्लाई हो जाए लैपटॉप्स पे या स्मार्ट टीवीज़ पे हो सकता है। उसके अंदर सेम टेक्नोलॉजी होती है कि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं अगर उसके लिए आपने फ़ी पे नहीं की हुई। तो उससे मज़ीद जो है ना इस कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि लैपटॉप्स की मार्केट काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगेन जो मार्केट में आई थिंक 80-90% लैपटॉप बिकते हैं वो अंडर इनवॉइसिंग और इस तरीके से ही होते हैं। तो उसको प्राइस मैच करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसमें। मतीयस से मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी तो उससे ये क्वेश्चन पूछा था, उसने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई दे आर बाइंग एयरलिंक। अच्छा, अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने भी अच्छी एक ग्रोथ दी है, वेरी इम्प्रेसिव। जैसे यूबीएल है, इसने तो बहुत ही अच्छी मूव दी है। सो अभी इस सेक्टर में आपको कुछ पोटेंशियल लगता है फॉर ग्रोथ? यूबीएल की ग्रोथ को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बैंक्स में जो पहले साल में रैली आई थी, दैट वाज़ मेनली बिकॉज़ ऑफ रिस्क ऑफ लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग बीइंग एलिमिनेटेड। हर बैंक ने जो उसका मार्केट कैप होता है ना, उससे तकरीबन 10 से 15 टाइम्स गवर्नमेंट को लोन दिए होते हैं। तो उस टाइम पे पाकिस्तान का जीडीपी डेट टू जीडीपी तकरीबन 80% पे अप्रोच करा था और ये वो जगह होती है जहाँ पे ना आईएमएफ थोड़ी-सी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाता है, जैसे कि श्रीलंका में भी करवाई है। तो अगर 10% भी पाकिस्तान में लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती ना, तो अब जैसे मीज़ान बैंक की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें, उस टाइम पे 2023 में उन्होंने 1500 बिलियन का लोन दिया हुआ था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो अगर उसमें से 10% भी आपका लॉस हो जाता तो 150 बिलियन आपके मार्केट कैप में से माइनस हो जाते। इसी वजह से बैंक्स जो हैं वो प्रॉफ़िट तो बना रहे थे 60-70 बिलियन का, लेकिन उनका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ़ 100-120 पे ट्रेड हो रहा था क्योंकि असल में वो 4 पी पे चल रहे थे, लेकिन फिर जो लोकल डेट रिस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट था वो माइनस हो रहा था। तो फर्स्ट तो वो एलिमिनेट हुआ। जब वो एलिमिनेट हुआ तो उसी से शेयर डबल हो गए सबके। सब इतना ही रिस्क कैरी कर रहे थे। फिर स्टेबिलिटी आने लग गई, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लग गए। इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, पी रेशियोज़ ऊपर चले जाते हैं। उसकी वजह से भी सबको तकरीबन 50% ग्रोथ मिली। सबका पी रेशियो पहले 4 था तो 6 पे चला गया। यूबीएल के केस में रैपिड ग्रोथ इसलिए हुई क्योंकि उसी टाइम में इन्होंने अपनी डिविडेंड पॉलिसी इम्प्रूव कर दी। पहले कोई 20-25 रुपए साल का डिविडेंड आता था, तो वो एकदम से 44 में चला गया। और चीज़ें तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ट्रेड होती हैं पाकिस्तान में। तो ये 3 फैक्टर्स ने यूबीएल के जो 4x रिटर्न्स हैं,
डेढ़ सालों में तीनों ने कंट्रीब्यूट किया है। अभी आप ऑटो सेक्टर को किस तरह देखते हैं? जो आपने एक वीडियो भी बनाई है अभी कि हब क्या नेक्स्ट साज़गार हो सकती है। सो इस सेक्टर ने भी एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, जैसे साज़गार है या गंधारा है, उन्होंने बहुत ही अच्छी रैलीज़ दी हुई हैं। सो हबको चूँकि पावर कंपनी है, थोड़ा-सा पावर का भी मे बी बता दें, और हबको में जो ये बीवाईडी का एक एलिमेंट है, उसको आप किस तरह फैक्टर इन करते हैं? नहीं, ऑटो सेक्टर पे हम ज़रूर बात करते हैं क्योंकि ना ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ना अगर आपके पास सही फ्रेमवर्क हो ना विद मिनिमल वर्क, आप बहुत अच्छा रिटर्न जो है ना कमा सकते हैं। और इसकी वजह ये है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया ना कि हाई मल्टी बैगर्स कैसे ढूँढते हैं। तो उसकी एक रीज़न था कि आपका जो प्लांट है ना वो सस्ता होना चाहिए, ताकि इतनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बना लें। एग्ज़ाम्पल ले लें अगर साज़गार की, अब साज़गार जो है 2000 गाड़ियाँ बना सकता है महीने की अगर डबल शिफ्ट चलाएँ। अभी 1000 बना रहे हैं। तो अगर 1000 गाड़ी भी वो बनाते हैं और हर गाड़ी पे हम 10 लाख का प्रॉफ़िट ले लेते हैं, तो ये हर महीने के जो है आपके पास करीबन 10 करोड़ रुपए हो गए और साल का बिलियन रुपीज़ जो है ना आपने प्रॉफ़िट ऐड कर लिया, 1.2 बिलियन। और ये जो प्लांट था ये सिर्फ़ 2 बिलियन का आया था। तो ऑटो सेक्टर में जितने भी प्लांट्स हैं ना वो असेंबलिंग प्लांट्स हैं, और अगर आप उसमें अच्छी गाड़ी ले आएँगे विद द हेल्प ऑफ योर फॉरेन पार्टनर, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट चीज़, प्लांट इतना ज़्यादा महँगा नहीं है, और अगर आपका ग्लोबली कम्पेटिटिव गाड़ी आपके पास आ गई किसी तरीके से, तो आपके प्रॉफ़िट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़, नेगेटिव कैश साइकिल भी है। लोग पहले जो है गाड़ी का एडवांस जमा करा देते हैं, और तो आपने अगर 200 गाड़ियाँ बेचनी है साल की, या आपने 15,000 गाड़ियाँ बेचनी है उस साल की, जो आपको पैसे चाहिए टू रन दैट बिज़नेस, वो सेम है। सो इस सेक्टर में जो एक मल्टी बैगर के अंदर 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो दोनों हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा-सा समझ लें कि अगर आपकी बेस्ट गाड़ी हुई, जिस कैटेगरी में भी आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, उसमें अगर आपकी गाड़ी बेस्ट होगी ना, तो वो अगर बिकेगी, तो आपका प्रॉफ़िट बनेगा ही बनेगा। और साज़गार ने जब ये अपनी एसयूवी कैटेगरी में लॉन्च की, तो उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए। एकदम से उसकी सेल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आपने फ्यूचर देखना है, तो आप देखें पोर्टफ़ोलियो किसका सबसे स्ट्रॉन्ग है, किसकी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिक रही है। क्योंकि गाड़ी बिकेगी तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही फ़ॉल इंटू प्लेस हो जाएँगी। अब पाकिस्तान में आ रही है ईवी पॉलिसी। अभी तक ईवी पॉलिसी में जो टैक्सेज़ है ना, वो ईवीज़ और पीएचईवीज़ पे कम है। टैक्सेस का रोल इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने डिसाइड करना है ना कि कौन-सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकेगी, तो उसमें प्राइस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और पाकिस्तान में 4 मिलियन प्लस की गाड़ी पे 25% टैक्स है नॉर्मल पे, और ईवीज़ और पीएचईवीज़ पे 1% प्रोपोज़ किया हुआ है। तो 25% का फ़र्क तो यहीं से आ जाता है। तो अगर आपकी गाड़ी लेट्स से थोड़ी महँगी भी है पीएचईवी, लेकिन इस टैक्स डिफरेंशियल की वजह से जो टैक्स डिफरेंशियल है ना, वो आपकी गाड़ी को नंबर 1 बनाता है आपकी कैटेगरी में। तो अगर तो ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है और इसमें हाइब्रिड्स इंक्लूड नहीं होती, अभी भी इस पे थोड़ी डिस्कशन चल रही है कि जो नॉर्मल हाइब्रिड्स है ना, उस पे भी हमें इंसेंटिव देना चाहिए कि नहीं। तो फिर जिस कंपनी के पास बेस्ट पीएचईवीज़ होंगी, वो नेक्स्ट मल्टीबैगर है। क्योंकि ईवीज़ में फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, रेंज एंग्ज़ायटी होती है, फर्स्ट कार आपकी प्रॉब्ली ईवी नहीं होगी, तो पीएचईवी फिर भी एक मतलब कि आप चार्ज कर लो, ख़त्म हो गया तो पीछे बैकअप मौजूद होता है, तो वही उसकी अडॉप्शन ज़रा आसान है। तो अगर ये पॉलिसी अप्रूव होती है एज़ इट इज़, तो जिस कंपनी के पास पीएचईवी सबसे अच्छी होंगी, वो नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है। और अगर आज उस कंपनी का साइज़ बहुत कम है, तो फिर तो मतलब साज़गार टाइप रिटर्न्स भी आ सकते हैं। अच्छा, पीएचईवीज़ जैसे आपने दुबई में भी देखा होगा प्लग इन हाइब्रिड्स, तो मतलब कैसे गाड़ी होती है, 40 से 70 किलोमीटर उसकी रेंज होती है, मतलब आप चार्ज कर सकते हैं, और जब बैटरी अगर ख़त्म हो गई, तो फिर बैकअप आप उसको पेट्रोल पे चला सकते हैं। तो इसमें और हाइब्रिड में फ़र्क ये है कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है पॉलिसी बनाना कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएँ, जिससे हमारा फ्यूल सेविंग हो, यानी कि इम्पोर्ट बिल कम हो, तो पीएचईवी काफ़ी हद तक वो अचीव करता है। क्योंकि अगर आप सोचें आपके पास 50 किलोमीटर की भी रेंज है, तो हफ़्ते में शायद 1 ही दिन होगा जिस दिन आप उसको फ्यूल पे चलाएँ। वरना तो नॉर्मल दिन में आप आएँगे, उसको चार्ज करेंगे, अगले दिन फिर ले जाएँगे। सिर्फ़ शायद किसी दिन अगर आप भूल गए या फिर आपने आउट ऑफ सिटी जाना है,
तो फिर ही आप जो है उसका फ्यूल यूज़ करेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए फ्यूल सेविंग हो रही है। हाइब्रिड में वो नहीं होती। हाइब्रिड में 30 से 40% फ्यूल सेविंग होती है। जो भी आपकी टोटल कंजम्पशन है, वो फ्यूल की थोड़ी-सी कम हो जाती है। सो PHEV में मोस्ट प्रोबब्ली फ्यूल सेविंग गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्ट बिल है। शायद इसी वजह से ये कह रहे हैं कि PHEV को इंक्लूड कर देते हैं और हाइब्रिड नॉर्मल को नहीं करते। रहमान भाई, ये जब से पावर सेक्टर में कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कैंसल हुए हैं, उस टाइम से ये सेक्टर पूरा मार ही खा रहा है। तो आपके ख्याल में अभी इस सेक्टर का व्यू क्या है, आउटलुक क्या है और हबको को किस तरह आप देख रहे हैं? अच्छा, 1994 की पॉलिसीज़ के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो गए। 2002 वालों के भी अमेंड हो गए, और जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है अमेंडमेंट की, उससे जो है जो आपको साल की कैपेसिटी पेमेंट मिलती थी ना, वो 1/3 हो गई है। तो 1/3 में तो आपके जो खर्चे होते हैं ना, वही पूरे होते हैं। तो अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन है लिस्टेड कंपनीज़ में है ही सारी 1994 और 2002 की। सिर्फ़ एक हब ही है जिसमें आगे की जो आईपीपीज़ हैं उसके 1-2 प्लांट्स आते हैं। तो एक तरह से तो पूरा पावर सेक्टर जो लिस्टेड है ना, उसकी अर्निंग पावर हो गई ज़ीरो। अगर जिस तरह से अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उसको अगर अंडरस्टैंड करें। फ्यूचर अर्निंग पावर। अब दूसरा एलिमेंट जैसे हम लोग डिस्कस भी करते होते थे, एक होता था कैपेसिटी टू पे डिविडेंड, यानी कि आप अर्न कितना कर सकते हो, दूसरा होता था विलिंगनेस टू पे डिविडेंड। तो अभी भी जो पुराने पैसे पड़े हुए हैं कंपनीज़ के पास, हो सकता है उसमें से बम्पर डिविडेंड्स आ जाएँ। तो वो सिर्फ़ एक जो है एक एलिमेंट हो सकता है कि कोई कंपनी अगर कोई बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दे, तो उधर वैल्यू आ सकती है। बाकी जिधर तक हपको की बात है, तो हमने जैसे इस पे वीडियो भी बनाई थी, तो सारे बिज़नेसेस एक्सप्लेन किए। उसमें बेस प्लांट और BYD का जो प्रोजेक्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बेस प्लांट बिक जाता है, या उसको बिजली बेचना अलाउ हो जाता है, या वहाँ पे कोई और इंडस्ट्री लग जाती है जहाँ से वो बिजली जो है अपनी यूटिलाइज़ कर लेता है। तो बेस प्लांट की वैल्यू एग्ज़ैक्ट क्या है, वो क्लैरिटी के साथ अगर वो पता चल जाए, और ईवी पॉलिसी अप्रूव होनी है, नहीं होनी, BYD कितनी गाड़ियाँ बेचेगा अगले साल में, ये 2 चीज़ें जो है ना, अगर ये दोनों बहुत पॉज़िटिव चली जाती हैं कंपनी के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे आप अपने पावर प्लांट से नॉर्मल कस्टमर को भी खुद बिजली बेच सकते हैं। अगर वो नहीं अलाउ करते, तो जो बेस प्लांट है वो एक तरह से अब एक वेस्ट एसेट हो जाएगा, जब तक उसको अलाउ नहीं करते आप बिजली बेचना। इसी तरीके से अगर ईवी पॉलिसी ड्रैग हो जाती है, तो फिर तो शायद इतना आसान ना हो आपके लिए। अगर आपको भी 25% सेल टैक्स पे करना है, तो ईवीज़ और PHEVs शायद इतनी ज़्यादा ना बिकें पाकिस्तान में, तो फिर BYD का भी जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी फ्यूचर में थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि हपको को अफ़ेक्ट कर सकती हैं। अभी मैंने जो रिसेंटली पॉडकास्ट किए हैं उनमें जो एक्सपर्ट्स थे उनके फेवरेट सेक्टर्स में से एक एनर्जी सेक्टर भी था। और एनर्जी सेक्टर में आधी जो कंपनी है वो स्टेट ओन्ड हैं, जैसे PPL, OGDCL। आपने भी उस पे एक पॉडकास्ट की है। सो क्या इन्वेस्टर्स को ये स्टेट ओन्ड कंपनीज बाय करनी चाहिए? क्योंकि इन द पास्ट रिमेंबर जब हम पॉड स्पेसेस करते थे, उस टाइम बहुत नेगेटिविटी थी इनके बारे में, जनरल पब्लिक में। एक्सपर्ट्स भी टॉन्ट करते थे अगर कोई रिकमेंड करता था OGDC, PPL। सो अभी आप किस तरह देखते हैं, एंड हाउ डू यू कंपेयर मारी एंड पोल वर्सेस दी स्टेट ओन्ड कंपनीज? अच्छा, हम लोग ना खैदर भाई बहुत दफ़ा चीज़ों को थोड़ा-सा वो बना देते हैं स्टीरियोटाइप। हमें असल में ये समझना होगा कि कोई ना कोई एक फ़ीचर था एसओईज़ में, जिसकी वजह से जो है ना लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। अब जिस दिन वो फ़ीचर अगर चेंज हो जाए ना, तो फिर आपकी एनालिसिस जो है ना इतनी शॉर्ट टर्म या बेस्ड ऑन पास्ट डेटा नहीं होनी चाहिए कि आप उसको रिकॉग्नाइज़ ना कर सकें। फ़ीचर क्या था, आपने भी अपनी स्पेस में काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि वो ऑयल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमें दे दो, पैसे लेकिन मिलते नहीं हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऑयल एंड गैस की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हैं, और जब तक ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, ओजीडीसी, पीपीएल के बड़े अच्छे रिटर्न्स थे। मारी ने अगेन ये प्रॉब्लम फेस कम की, तो इसीलिए उनके बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। हालाँकि बिज़नेस वो भी सेम करते हैं। तो पिछले 1 साल से ये जो फ़ीचर था ना कि पैसे नहीं मिलते थे, सेल हो जाती थी, कैश फ्लो ज़ीरो होता था, और एक तरह से सारा प्रॉफ़िट जो है वो सर्कुलर डेट में चला जाता था, तो वो ख़त्म हो चुका है। तो
ये जिस तरह की कंपनीज़ हैं, पास्ट में भी 7-8 पी रेशियो पे ट्रेड करती थी, जब सर्कुलर डेट नहीं होती थी। क्योंकि आप एक्चुअल अर्निंग्स पे जब एक नॉर्मल सा पी रेशियो लगाएँ, तो उनकी फेयर वैल्यू आ जाती है। तो अगर तो इनके कैश प्रॉफिट्स आगे भी ठीक रहते हैं, तो फिर इनको जो है 7-8 पी रेशियो तक चले जाना चाहिए 1 से 2 साल में। और अर्निंग्स इनकी तकरीबन ओजीडीसी की 40 और 50 के बीच में, पीपीएल की 35-40 की रेंज में प्रेडिक्ट करते हैं। तो मतलब आप खुद ही देख सकते हैं कि इनमें वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगेन जो फीचर है उसको अंडरस्टैंड करें, और ये भी अंडरस्टैंड करें कि ये फीचर जो है चेंज होता है विद टाइम। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी रोल है। तो अगर तो आपने वैसे तो इसको ट्रैक करने का बड़ा आसान तरीका हमने वीडियो में भी बताया हुआ है। हर क्वार्टरली रिपोर्ट में आप सीधा-सीधा प्रॉफ़िट देखें और देख लें उस टाइम में ट्रेड डेट्स कितने बढ़े हैं। अगर तो ट्रेड डेट्स नहीं बढ़े, इसका मतलब है सारा प्रॉफ़िट जो है कैश में आया है। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं करना, तो फिर मेबी आप कह सकते हैं कि एसओई से दूर रहना चाहिए। आप एसओईज़ और भी हैं, ये पीएनएससी भी एक एसओई है, मारी पेट्रोलियम भी आप कह सकते हैं एक एसओई है, फौजी फर्टिलाइज़र भी एक एसओई है। तो फीचर देखा करें। इट्स नॉट अबाउट द ओनर्स, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम। इवन जो टॉप बिजनेस हाउसेस, लेट्स से मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल देता हूँ, अ, लग्गी सीमेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन अगर उनका पावर वाला बिजनेस अलग से लिस्ट हुआ होता ना, अगर उन्होंने लेट्स से एक 2002 के आईपीपी में इन्वेस्ट किया होता और उसको लिस्ट कर दिया होता, तो उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ एक प्रॉब्लम है जो कि सबको अफेक्ट कर रही है, आप उससे दूर नहीं भाग सकते। तो जो फीचर है वो ये है कि पाकिस्तान में सर्कुलर रेट थी। अब ये फीचर चेंज हुआ है, तो आपका जो आउटलुक है ऑन ओजीडीसी पीपीएल वो भी चेंज होना चाहिए। और आप मारी और पोल को किस तरह देख रहे हैं? इज़ इट गुड इन्वेस्टमेंट? मारी की 2 चीज़ें, अच्छा इसकी अर्निंग्स जो है ना मारी की, कैन रेंज बिटवीन 50 टू 75। एक तो इनकी रॉयल्टी इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद भी earnings can range between 50 to 75 डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स। वन इज़ ये जो पाकिस्तान में गैस की ओवर सप्लाई हुई हुई है ना, तो लोकल फील्ड्स को थोड़ा-सा कम प्रोड्यूस करने को कह रहे हैं, क्योंकि एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। तो अगर तो हमारी फील्ड इटसेल्फ से थोड़ी-सी प्रोडक्शन कम होती है, तो इससे थोड़ी-सी अर्निंग्स डिक्लाइन हो जाती हैं। अगेन हमारी फील्ड पे 2 टियर प्राइसिंग है। जो एडिशनल प्रोडक्शन होती है, उस पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो जब एडिशनल प्रोडक्शन आपको किसी वजह से सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है। और दूसरा फैक्टर है जो इनकी वज़ीरिस्तान की फ़ील्ड है, उसकी प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी। अब वहाँ पे टेररिज़्म से रिलेटेड काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं, तो वो जो है ना काफ़ी 1-2 साल से डिले हो रहा है। जिस दिन ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएँगी, एलएनजी से रिलेटेड भी काफ़ी जो कार्गोज़ हैं, वो भी डिफ़र कर दी हैं गवर्नमेंट ने। थोड़ी-सी ग्रोथ होगी, गैस की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारी पेट्रोलियम भी जो है अच्छी अपनी फुल पोटेंशियल वाली प्रोडक्शन भी करने लग जाएगा, वज़ीरिस्तान से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम अज़्यूम करें ये दोनों चीज़ें विदिन 1 ईयर हो जाती हैं, तो कंपनी की अगर 70 से 75 अर्निंग्स हैं, तो इस कंपनी को ईज़िली जो है 10 से 12 पी रेशियो मिलता है। अगेन बिकॉज़ दिस इज़ अ हाई आरओआईसी कंपनी। आप उस बिज़नेस का पार्ट बनने के लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हैं कंपेयर्ड टू द मार्केट, क्योंकि इसने आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी में अपसाइड है। बट अगर ये प्रॉब्लम चलती रहती है दोनों, और अर्निंग्स जो हैं वो 45-50 की रेंज में ही रहती हैं, तो फिर हो सकता है कि ऑलरेडी जो है 12 पी रेशियो में चल रहा है। अच्छा, पोल भी एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से है और इसने भी एक बहुत ही अच्छी रैली दी थी, काफ़ी हाई लगाया था, उसके बाद शायद डिविडेंड वगैरह दिया और लिटिल बिट साइडवेज़ ही है। सो इसके बारे में एक आम तासर यही था कि ये जो कमाते हैं वो डिविडेंड में दे देते हैं, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के कोई प्लान नहीं है। सो वो मूव की वजह क्या थी जो इतनी शार्प मूव आई थी या अभी क्या वजह है कि बिल्कुल ही हाइबरनेशन में चला गया? ये जैसे आपने बताया ना, ज़्यादातर जो कमाते हैं दे देते हैं, तो ये ज़्यादातर ट्रेड होता है डिविडेंड यील्ड पे। ग्रोथ इतनी ज़्यादा इसमें है नहीं, रिज़र्व लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो डिविडेंड दे रहे होते हैं ना उसके हिसाब से ही ट्रेड होता है। पहले ये ₹60 का डिविडेंड देते थे, और 20% इंटरेस्ट रेट चल रहे थे, तो वही 300 साढ़े 300 का शेयर होता था डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। अब जो डिविडेंड है वो भी 80 हो गया है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पे आ गए हैं। तो इस वजह से दोनों चीज़ें जो है ना, इसकी प्राइस को ऊपर ले गई हैं। रिज़र्व लाइफ इसकी थोड़ी-सी कम है, मेन इनका टल ब्लॉक ही है। वहाँ पे 1-2 नई डिस्कवरीज़ हैं, अ, और रिज़र्व लाइफ ऐसे है जैसे 5 साल होती थी आज से 2 साल पहले भी।
तो जब तक वो प्रोडक्शन होती है उतने थोड़े से रिजर्व्स और आ जाते हैं। तो ठीक है, एक फेयरली वैल्यूड कंपनी है। अगर कोई नई डिस्कवरी कर लें बड़ी, तो एक फर्दर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू हो सकता है। रहमान भाई, सीमेंट सेक्टर पे आते हैं अभी। इसने भी एक अच्छी रैली दी हुई है, सीमेंट सेक्टर ने भी। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं इसमें भी, जैसे लकी भी है। सीमेंट सेक्टर का बताएं कि जो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, क्या ये प्राइस टेन हो गए हैं, या जो एक सिक्लिकल सेक्टर है और एक थोड़ी सी इसमें मूव आएगी कि नहीं? जो लकी ने स्टॉक स्प्लिट किया है, उसका इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? सो हाउ डू यू सी ऑल दीज चेंजेस? अच्छा, लकी का स्टॉक स्प्लिट को अगर हम बोनस शेयर से कंपेयर कर लें, क्योंकि वैसे तो कंपनी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि प्राइस नीचे आ जाती है, नए लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वैसे ही एक न्यूज़ में आ जाती है चीज़, तो सब देखते हैं कि हो सकता है इसमें वैल्यू हो, तो अपनी असल वैल्यू पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक 20 से 25% एवरेज जो है जंप आता है, जब भी कोई बोनस शेयर अनाउंस करे ना। तो लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि लकी सीमेंट में ऑलरेडी आ गया है, क्योंकि जब से ये रूमर शुरू हुए तो जब तो 1200 का होता था, और ऑलरेडी आई थिंक 1500 का हो गया है। तो मतलब हो सकती है फर्दर अपसाइड, इसमें जो है इमोशंस और उनका रोल ज़्यादा है, ना कि कोई एनी चेंज इन फेयर वैल्यू। इसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है रहमान भाई, पाकिस्तान में भी और बाहर के यूएस में भी। नॉर्मली जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो उसमें फिर लिक्विडिटी भी आती है, जो साइकोलॉजिकली एक लोग थिंक कर रहे होते हैं कि महँगा है मैं नहीं लूँगा, वो भी फिर इसमें इंटर हो जाते हैं। कुछ को जैसे ये अभी स्प्लिट होके अगर 300 पे आ जाएगा, हाँ, ₹300 पे कई लोगों को साइकोलॉजिकली सस्ता लगने लग जाएगा, हालाँकि फ़र्क तो नहीं होगा। सो मेरा ख़्याल है लिक्विडिटी तो फिर आ जाती है। तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं सीमेंट सेक्टर? इसमें भी कुछ जूस है, या ऑलरेडी जो चेंजेज़ हैं वो प्राइस्ड इन हो चुकी हैं? आई थिंक अभी जो सूरत हाल है, उसके हिसाब से ज़्यादातर कंपनीज सही वैल्यू पे चल रही हैं। अब जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगी ना, दैट विल डिक्टेट के कंपनीज की प्राइस ऊपर कितनी स्पीड से जाती है। क्योंकि आई थिंक अगर कोई प्राइस वॉर नहीं होती ना, यानी कि पर बैग जो प्रॉफिट है, अगर वो कम नहीं होता, तो फिर तो बहुत कम चांसेस हैं कि इन कंपनीज की प्राइस जो है नीचे आए। मोस्ट प्रॉब्ली इधर से सेल जो है ऊपर ही जा सकते हैं, नीचे अब जाने के चांसेस बहुत कम रह गए हैं। सो सेल भी मोस्ट प्रॉब्ली इंक्रीज होगी अगले साल से। कुछ कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आने लग भी गई है, किसी महीने में पॉजिटिव नंबर आ भी जाता है। फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है रमज़ान वगैरह, तो उसमें ज़रा डाउन हो जाता है। बट जनरली इस सेक्टर की जो है आउटलुक पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन जो बैग की प्राइसेस चल रही हैं उनका भी रोल होता है, तो दे विल ऑल्सो डिटर्मिन के फ्यूचर प्रॉफिट क्या होंगे। और थर्ड, जो इस सेक्टर में एक थीम चल रहा है कि पंजाब पे ठीक ठाक तकरीबन आप कह सकते हैं 1000 रुपीज़ पर टन, यानी कि 50-60 रुपीज़ पर बैग जो है एक रॉयल्टी अप्लाई हो गई थी। और 50-60 रुपीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इन कंपनीज का, तो जो प्रॉफिट होता है पर बैग वही 150 रुपये होता है। तो मतलब कि जो केपी वाली एक तरह से कंपनीज हैं, वो 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना रही हैं पर बैग बिकॉज ऑफ दिस अनोमली। इवन दो इन कंपनीज ने भी स्टे ले लिया है पंजाब वाली ने, बट स्टिल आपको अकाउंट्स में वो प्रोविजन करना पड़ता है, तो जो प्रॉफिट नज़र आता है वो थोड़ा सा इनका कम होता है। तो नेक्स्ट 3 महीने में आपने ये देखना है कि केपी में भी अप्लाई होता है कि नहीं। अगर केपी में भी अप्लाई हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो वहाँ के प्लेयर्स हैं, जिसमें चिराट, कोहाट, लकी सीमेंट भी एक हद तक, इवन दो उसमें और भी इतने बिजनेसेस आ गए हैं, तो सीमेंट सेक्टर पे कोई डेवलपमेंट हो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। बट उनका भी मेजर प्लांट केपी में है। इसके अलावा आई थिंक यही 3 मेन कंपनीज हैं। बेस्ट वे 50% केपी में है। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है फॉर हाफ ऑफ द इंडस्ट्री। और अगर लेट से ये डेवलपमेंट होती है और ये वाली कंपनीज डिसाइड करते हैं कि हमने प्राइस बढ़ानी है, तो वो पंजाब वालों के लिए पॉजिटिव हो जाती है। सो ये मेन मेन थीम है। सेल आउटलुक पॉजिटिव है। पर बैग प्रॉफिट क्या रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है बताना, इसको आपको फॉलो करते रहना चाहिए। थर्ड, जो विद इन इंडस्ट्री डायनामिक्स चल रही हैं वो भी एक्सप्लेन करनी। फिर फोर्थ चीज़ सिर्फ रह जाती है वैल्यूएशन। हो सकता है कोई कंपनी दूसरे से आपको सस्ती मिल रही हो और वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो। रहमान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट इंटरलूप। ये पाकिस्तान की, इवन के ग्लोबली एक रिकॉग्नाइज्ड बेहतरीन कंपनी है।
लेकिन जब से ये टैक्स की जो वेवर थी या वो ख़त्म किया तो स्ट्रगल कर रहे हैं पीएसएक्स पे। सो आप इसको किस तरह देखते हैं इंटरलूप को? खैदर भाई ये क्लासिक एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ना पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से भी ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। जो टॉप बिजनेसमैन है ना, उन्होंने जब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी ना, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता स्विच करना। और जब ये चीज़ें इतने लंबे लेवल पे चेंज होती हैं, लेट्स से गैस की प्राइस आजकल बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो जिन लोगों ने उसको बेस बना के अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब वो 2-3 साल तक उनके बड़े बुरे साल गुज़रेंगे। तो जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, इन डेवलपमेंट्स को अगर आप इनका इम्पैक्ट समझते हो और इसका जो रिज़ल्ट है वो समझते हो, यानी कि आपकी नॉलेज जो है इन ओनर्स के बराबर हो, तो फिर आपके पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो ना, तो आपने जिस टॉप बिज़नेसमैन के साथ आप इक्वल पार्टनर बने होते हैं ना थ्रू द स्टॉक मार्केट, आप वो चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लासिक एग्जांपल है, इतनी अच्छी कंपनी थी, इतने अमेजिंग प्रॉफिट्स हैं, मतलब ये तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की शान ही थी। अगर बाहर जाके आप कोई चीज़ देखते थे और उस पे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, तो आई थिंक वो या इंटरलूप स्पेशली अगर थोड़ी हाई ब्रांड की हो तो या इंटरलूप या फिर स्टाइल टेक्सटाइल जो है वही बनाते थे। तो जिस तरह इन पे टैक्स लगा है, वो भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। फिर जो इनके न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उधर भी थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। होपफुली इतने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसको थोड़ा-सा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया पिछले 1 साल में। अभी रहमान भाई थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं हम ऑन इन्वेस्टर्स। सो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? और क्या मशवरा देंगे किस तरह वो इन चैलेंजेस से नेविगेट कर सकते हैं? आई थिंक क्योंकि मेरी जर्नी भी इससे काफ़ी ज़्यादा मैं इससे रिलेट करता हूँ। मैंने कभी किसी ब्रोकरेज हाउस में या कोई ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज़ की रिसर्च करती है उधर नहीं की, काम नहीं किया। तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन वही होती थी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे आ गई या कॉर्पोरेट ब्रीफिंग से मिल गई। तो अपॉर्च्युनिटीज़ टू गैदर द इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है पाकिस्तान में। मतलब मुझे कोई एज़ सच प्रॉब्लम फ़ील नहीं हुई। और ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट ये है कि लेट्स से 200 कंपनीज़ हैं। आपको एक कंपनी में नई इन्फॉर्मेशन अगर मिल ली, तो आपके पास और 199 ऑप्शंस हैं। तो मेजर प्रॉब्लम आई थिंक मे बी 10% स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। बहुत सारे लोग लिखते भी रहते हैं इसके बारे में, इस कंपनी में ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, इसकी वजह से ये हो गया। ठीक है, वो आपको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड से दूर ले जाती है। बट जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, अगर आप वही कर लें, तो यू कैन अर्न वेल इन द स्टॉक मार्केट। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो अगर कोई नहीं सही काम कर रही कोई कंपनी, तो आपको उसको पॉइंट आउट करने के बजाय जो है, आप चुपचाप जो है किसी और बेहतर ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये व्यू है कि सबसे पहले जो चीज़ें अपने कंट्रोल में हो ना, पहले आप उनको ठीक करें। और फिर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको इस तरीके से हाइलाइट करें कि द चांसेस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि अगला बंदा सुने ना, वो भी थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएँ। अच्छा, एक आपने रिसेंटली डिस्कशन की थी कि हमें सक्सेसफुल पीपल को रोल मॉडल बनाना चाहिए। सो ये मंत्रा जो है ये किस तरह कारआमद हो सकता है या टू वेल्थ क्रिएशन या जो इन्वेस्टिंग है उसमें ये फ़ायदेमंद हो सकता है टू मेक सम सक्सेसफुल पीपल एज़ आवर रोल मॉडल्स? आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हो सकता है किसी को अगर आप रोल मॉडल बनाते हैं, तो आप उन्होंने जो किया है वो डिटेल में उसको स्टडी करना। लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि इसने इस टाइम पे शुरू किया था, उस टाइम पे तो एडवांटेजेस बहुत थे। बट अगर आप किसी की भी जर्नी की बोथ बैड टाइम्स, गुड टाइम्स डिटेल में स्टडी कर लें, तो आई थिंक 30-40% आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आप खुद भी उस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं। फिर जो चीज़ें रह जाती हैं वो ये होता है कि आपने एक्चुअल में डिसिप्लिन के साथ, फ़ोकस के साथ, अब जो नई रियलिटीज़ हैं, थोड़ी-सी दुनिया बदल भी जाती है। आप जिसको रोल मॉडल बना रहे हैं, वो 25 साल पहले रोल मॉडल था, थोड़ी-सी दुनिया बदलती है। आपको अपना लेट्स से अगर मैंने वॉरेन बफे को अपना मेंटर बनाया हुआ है, बट जब हम लोग उसके जैसा अगर काम करना चाहेंगे, तो हमें यूट्यूब वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। उस टाइम पे यूट्यूब वीडियोज़ नहीं होती, तो द मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ चेंज्ड। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेम भी रहती हैं।
तो आप जब किसी को डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो आप अपना एक पाथवे जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट जो अभी न्यू लोग हैं, न्यूबीज़ हैं, स्टॉक मार्केट को जॉइन कर रहे हैं, न्यू एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? आई थिंक आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन कंपनीज़ की रिपोर्ट्स में, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स होती हैं अभी, आई थिंक एससीसीपी जो है वो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स की रिकॉर्डिंग भी कह रहे हैं कि शायद वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, तो आप वो ज़रूर देखा करें। उससे आपको बिज़नेस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और एक मैं सबको एडवाइस दूँगा कि स्पेशली अगर आप लेट्स से एक प्रोफ़ेशनल हैं, एक तो होता है ना बहुत यंग स्टूडेंट आ रहे होते हैं, उन पे शायद ये अप्लाई नहीं हो, बट अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं और आपने देखा है लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, तो एक तो आप पैसिव अप्रोच ले सकते हैं। उसमें आपको जो भी अच्छा एडवाइज़र मिल जाए, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएँ। म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, डिफरेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ भी हो सकती हैं, ब्रोकरेज हाउस भी हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगता है, आपकी रिदम से मैच करता है, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। 2-3 साल मेंटोरशिप में रह सकते हैं, जैसे अभी हमने मेंटोर्स की बात की। लेकिन अगर आप खुद करने जा रहे हैं ना पार्ट टाइम बेसिस पे, वीकेंड्स के बेसिस पे, तो आप शुरू करें उस सेक्टर से जिसमें आप काम करते हैं। अगर आप पावर सेक्टर में काम करते हैं ना, आपको ये सारी जो डेवलपमेंट्स आ रही होती है ना स्टॉक मार्केट में, आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले पता होंगी। और आप अगर उनको सिर्फ़ एक फ्रेमवर्क में लाना सीख जाएँ ना, तो आप जो है ना बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी एफएमसीजी में काम करते हैं, तो अच्छी खासी आपके पास 4-5 अच्छे ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं किस कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रही है। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहिए। कुछ जहाँ भी आप काम करते हैं ना, वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है। ये मत करें कि काम आप पावर सेक्टर में करते हैं, तो आप पूरा दिन जो है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगेन इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। तो आप जिधर काम कर रहे होते हैं ना, उधर 80-90% एनालिस्ट का काम जो है ना आपने ऑलरेडी किया होता है। बस आप उसी की रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करें, उसी सेक्टर की, और वहाँ से जो है अच्छी कंपनीज़ ढूँढें। जब आप उस सेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरे पे आ जाएँ। एक-एक करके करें, एक सेक्टर सही से पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन की, फिर दूसरे पे आ गए। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है ना, वो स्टॉक मार्केट में नहीं सक्सेसफुल होता। स्टॉक मार्केट में भले अगर लेट्स से 300 कंपनीज़ हैं, आपको 20 भी अगर होंगी ना आपके रडार में, जिनका आपको पता है, आप अच्छा रिटर्न ले आएँगे। लेकिन अगर आपको 200 कंपनीज़ का 25-25% पता है ना सबका, तो फिर आपके नेगेटिव रिटर्न्स या बैड रिटर्न्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रहमान भाई, कोई ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक जो मैंने मिस किया हो, जो आप कहना चाहते हो? अभी तो माइंड में एज़ सच नहीं आ रहा, बट आई थिंक अभी आजकल जैसे आईएमएफ की चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, तो उस पे मैं भी थोड़ा-सा कमेंट कर देता हूँ। अम, सबसे पहले तो जैसे लोग आईएमएफ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल जो जब नया एग्रीमेंट हो रहा था मई 2024 में, बिल्कुल उसकी एक तरह से रेप्लिकेशन है। सिर्फ़ उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना से जो हमने रोल ओवर्स कराने होते हैं ना, उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। सो एक्सपेक्ट करें कि अगले 1 महीने तक मोस्ट प्रोबब्ली जो है ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और हो सकता है क्योंकि आईएमएफ एग्रीमेंट में और उसके फॉलो अप में बजट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और बजट किस तरह से बनेगा उसी में सारा हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था, प्राइमरी सरप्लस क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट आपने किस लेवल पे रखना है, रियल इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीज़ें वहीं पे डिसाइड होती हैं। आपका टैक्स टारगेट वहाँ पे डिसाइड होता है। तो हो सकता है फाइनल बजट के बाद ही जो है ये रिव्यू कंप्लीट हो। बट इसकी एज सच नेगेटिव डेवलपमेंट्स नहीं होती, एज लॉन्ग एज लोग देख रहे हों कि पाकिस्तान और आईएमएफ में टसल शुरू नहीं हो गई। एक होता है अनाउंसमेंट में डिले, एक होता है कि कोई ऐसी टसल हो गई जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, जो कि शायद 2023 में हो गई थी। तो सिर्फ वैसी डेवलपमेंट हो ना, तो फिर एक नेगेटिव होता है। और इस दफ़ा तो पाकिस्तान के रिज़र्व्स भी अच्छे हैं। तो एज़ सच यहाँ से भी अगर आपको थोड़ी-सी अनसर्टेनिटीज़ लग रही हैं, तो अगेन फ्यूचर में पता नहीं होता किस तरह की डेवलपमेंट्स होंगी। बट आज के हिसाब से थिंग्स आर लुकिंग ओके ऑन दिस फ्रंट एज़ वेल। और आपको पाक रुपी वगैरह किस तरह नज़र आता है? थोड़ा-सा अप हो रहा है, रिसेंटली डेप्रिशिएट हो रहा है स्लोली स्लोली, और जीडीपी वगैरह पे आपके क्या रिव्यूज़ हैं या ख़यालात हैं? जीडीपी तो आई थिंक अभी कम ही रहेगा, इवन स्टेट बैंक भी 2 से 3% ही कह रहा है। सो इस साल तो
कम की ही एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं। नेक्स्ट साल में भी अगर कोई थोड़ी सही पॉलिसीज़ लेकर आएँ, एग्रीकल्चर में अगर थोड़ा-सा टर्न अराउंड हो जाए, क्योंकि इसमें क्रॉप साइकिल जो है एकदम से बुरा था, तो एकदम से अच्छा भी हो सकता है अगली दफ़ा, अगर प्राइसेज़ थोड़ी-सी अच्छी हो जाएँ। तो वो मेबी जो है 4-4.5 की रेंज में लेके जा सकता है नेक्स्ट ईयर। पावर सेक्टर की डिमांड भी अभी थोड़ी-थोड़ी कम ही है, बड़ा अच्छा बैरोमीटर होता है, जितनी बिजली यूज़ हो रही है, उससे शो हो रहा होता है कि इंडस्ट्री कितनी चल रही है। तो लेकिन बिजली अगर इन्होंने सस्ती कर ली, 4-5 रुपए भी, 30 की रेंज में भी अगर ले आए फॉर इंडस्ट्री, तो वो एक काफ़ी वो उसको मैं कहूँगा कि वो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म है। अब वो हुआ कैसे और सारी चीज़ें उस पे हम लंबी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बिजली का रेट 30 रुपए के आस-पास आ जाए ना, वो एक एक्चुअल में एक स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म होगा और उसके काफ़ी जो है ना बेनिफिट्स आएँगे फ्यूचर में। इससे पहले हम एंड करें खिज़र भाई, आपको बहुत-बहुत ना मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जिस तरीके से हर हफ़्ते फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए काम कर रहे हैं ना, और कभी-कभी आपके पॉडकास्ट आने में गैप हमारा हो भी जाता है। लेकिन आपके सारे पॉडकास्ट जो है वो सुनते भी हैं, और जितनी भी उसमें से इन्फॉर्मेशन आती है ना, मुस्तफ़ा भाई हों, पिछली दफ़ा आदिल भाई आए थे, तो सब इतना अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं, और जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे हम कह रहे थे पहले कि जो नए लोग आ रहे हैं, न्यूबीज़, उनको क्या करना चाहिए? आई थिंक उनको ना कानून पॉडकास्ट जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच रहमान भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू।